जो हमें फंड मिलता है उसमें 0% इधर उधर हो सकता है। क्योंकि देखिए फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमें मिलता है, अगर कहते हैं बजट में कि हर एमपीए को 500 मिलियन का मिलेगा बजट फॉर 1 ईयर या 2 ईयर जो भी, तो जो मुझे मिलेगा मैं उसकी स्कीम्स दूंगा। हम गवर्नमेंट के जब फंड्स देखते हैं तो छोटे से काम के लिए भी बजट बहुत बड़ा होता है। यानी अगर मुझे पेन चाहिए होगा जो मुझे मार्केट से शायद 10 रुपए में मिल सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का टेंडर इसमें 110 रुपए का होगा। 7 क्राउन्स मुझे इस इलेक्शन में लोगों ने पहना है, डायमंड के गोल्ड डायमंड मिला के। इसलिए मैंने तो किसी को कहा नहीं था कि मुझे पहना, क्योंकि हम पहनते हैं 5 मिनट के लिए फिर किसी और को दे देते हैं जो ज्यादा हकदार हो। आपको अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किसी एक शख्स को निकालना हो तो आप किसे निकालेंगे? अभी आप जस्टिस बने हुए हैं, ठीक है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको सडनली चीफ जस्टिस बनाया जाता है तो आप इन्फ्लुएंस क्यों होते हैं? मिलिट्री ट्रायल्स ऑफ सिविलियन। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक डिसीजन दिया है कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल हो सकते हैं। मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए, उसकी फुली अपोज करते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग का हम देखते हैं कि फ्लोर्स चेंज होते रहते हैं, तो ये हॉर्स ट्रेडिंग कैसे की जाती है? किसी पॉलिटिशियन के पास निकलते हैं 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ इतना पैसा, तो क्या एक्चुअल में भी एग्जिस्ट करता है सियासतदानों के पास इस तरह के पैसे या नहीं? हर 5 साल में जाना होता है, लोगों को फेस करना पड़ता है। आप अदालत में जाते हैं, आपको सिर्फ क्लाइंट को फेस करना है, हमें तो लाखों लोगों को फेस करना है। वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। सियासत हमारी लाइफ पे एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है। सियासतदान हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो अवाम की विश को, विल को पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन की सूरत में उसको जाहिर करते हैं कि अवाम क्या चाहती है। लेकिन वहीं पे कुछ फुकदान ये भी है कि बहुत ज़्यादा सियासतदान जो होते हैं वो इलेक्शन के टाइम पे तो नज़र आते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपने वोटर्स को, अपने आप को वोटर्स के सामने अकाउंटेबल नहीं रखते। आज हमारे इस पॉडकास्ट पे जो हमारे गेस्ट हैं वो एक यंग इमर्जिंग पॉलिटिशियन भी हैं, एमपीए भी हैं, इसके अलावा बैरिस्टर भी हैं, कानून की भी तालीम उन्होंने हासिल की है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनाब हल्लार मंजूर वसान साहब की। हमने उनसे आज वो सवालात, उनके जवाबात हासिल किए जो शायद अवाम के जहन में होते हैं, अवाम उनसे पूछना चाह रही होती है, उनसे या फिर किसी भी सियासतदान से। सो वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड, एंजॉय। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया हमारे व्यूअर्स के लिए। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप बैरिस्टर भी हैं, इसके साथ साथ आप एक एमपीए भी हैं इस एज में, यंग एज में काफ़ी। सो कौन सा प्रोफेशन आप ज़्यादा इंजॉय करते हैं, वकालत या फिर सियासत? देखिए, दोनों प्रोफेशन की सिग्निफिकेंस अपने हिसाब से है। जब मैं यूके गया था अपनी बैचलर्स परस्यू करने, तो पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस मैंने ऑप्ट किया था। वहाँ जाके मुझे फादर ने कन्विंस किया कि आप लॉ की फील्ड चूज़ करें। अगर मैं वहाँ से लॉ करके आया, जिसमें मैंने बार लॉ भी किया, बैचलर्स भी किया, इसमें अल्टीमेटली मुझे इसमें जो लेजिस्लेचर है, जो हम सिंध असेंबली के मेंबर्स हैं, इसमें मुझे फ़ायदा एडवांटेज दे सकती है। तो इसलिए दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। बट अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो मुझे कौन सा अच्छा लगता है प्रोफेशन, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों में आप आवाम की खिदमत करते हैं। बट पॉलिटिक्स क्योंकि हमारे बैकग्राउंड है तो ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ इसलिए किसी को कंटिन्यू करूँ। सो आपने फिर कैसे सोचा कि आपने वकालत करनी है या लॉ करना है? जैसे आपने अभी जिक्र भी किया कि वालिद साहब ने आपको कन्विंस किया, क्या आपका शुरू से कोई इस तरह का नहीं था इरादा कि आपने वकालत करनी है, उस हिसाब से आपने शुरू से नहीं पढ़ा था? देखें, लॉ मैं समझता हूँ वो कर सकता है प्रैक्टिस जिसको इंटरेस्ट हो और जो टाइम हो जिसके पास, जो केस लॉ रिसर्च कर सके, प्रेसिडेंट्स पढ़ सके, जिसके पास वो मेंटल कैपेसिटी हो उस कोर्ट रूम में बैठने की। क्योंकि कभी कभी आप देखते हैं आपका केस आता ही नहीं है, कभी देखते हैं जल्दी आ जाता है, तो ये भी एक इशू होता है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते तो फिर सबके सामने आपको जैसा आप एम्बेरस भी करा देते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा कि ये पॉलिटिक्स ठीक है, पॉलिटिक्स थोड़ा मेरे लिए रिलेटिव इजी है, क्योंकि काम ऑलरेडी पीछे हो चुका है, वालिद साहब की जो मंजूर वसान साहब की जो खिदमतें हैं। बट मुझे इसको कंटिन्यू करना है।
तो मैं समझता हूँ दोनों को मैं साथ ही लेके चलता हूँ। अभी भी मैं बैरिस्टर हूँ, अभी भी मैं आप एमपी हूँ। रजिस्टर्ड हैं या अनरजिस्टर्ड? मैं रजिस्टर्ड हूँ, मैं हाई कोर्ट का वकील। नहीं, यूके की बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर मैं यूके की बात करूँ तो वहाँ पे बारेट लॉ की जो कॉल टू द बार होती है, उसके बाद अगर हम वहाँ पे कोई 1 साल तक मिनिमम हम पिपलिज करते हैं तो फिर हम वहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं। तो मैं तो बारेट लॉ की डिग्री हासिल करके सीधा पाकिस्तान आ गया था। तो आई कांट प्रैक्टिस इन इंग्लैंड वेल्स, बट यहाँ यू कैन पाकिस्तान में कर प्रैक्टिस इन सकते। पाकिस्तान। जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे आपने जैसे कहा कि वो काफ़ी ज़्यादा टाइम और सारी चीज़ें आपने मेंशन किया, आई एग्री विद दैट। लेकिन लोग अक्सर यहाँ पे समझते हैं पाकिस्तान में कि लॉ की डिग्री बड़ी आसान है या प्रोफेशन आसान है, और अक्सर स्टूडेंट्स जो एस्पायरिंग लॉयर्स हैं वो ये चीज़ कंसिडर कर रहे होते हैं कि यार कौन सी डिग्री पढ़ने में आसान है। सो डू यू रियली एग्री कि ये पढ़ने में आसान है, या उनको आना चाहिए जो लोग ये सोच के आ रहे हैं कि यार आसानी से हम डिग्री हमें मिल जाएगी और हम वकील बन जाएंगे? देखिए, अगर आप 20 साल पुरानी बात करें तो वो हमारे पास 2 ही प्रोफेशन होते थे, या डॉक्टर या इंजीनियर। हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती थी कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ये प्रोफेशंस चूज़ करे। अभी ट्रेंड थोड़ा मुख्तलिफ हो गया है। मैं समझता हूँ कि लॉ ऐसा है जिसमें आप देखते हैं कि लॉयर्स की जो आजकल आप देख रहे हैं जो प्रोग्रेसिव उनकी अप्रोच है वो काफ़ी बेहतर है। जिस तरीके से वकला इत्तेहाद अगर साथ हो जाता है तो अपनी बात भी मनवा लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर वकील होने का ये भी फ़ायदा है जो मैं पहले कह चुका हूँ कि आप किसी जो पुअर पीपल हैं, आप किसी भी के पास जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। प्रो बोनो केस लेके आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। या अलबत्ता अगर आप फ़ीस भी लेते हैं तो अपनी आप फ़ीस की अदायगी तब करते हैं जब आप उसका केस जीतें। बहुत वकला होते हैं, बहुत केसेस होते हैं, आए दिन आप देखते हैं कभी स्नैचिंग होती है, कभी रॉबरी होती है, कभी मर्डर होता है, कभी रेप होता है, तो वकील के पास आते हैं, पुलिस के पास। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं तो इंकरेज करूँगा अगर दूसरे इस फील्ड को कंसिडर करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोफेशन है। मैं समझता हूँ कि लॉयर की, एडवोकेट की इज़्ज़त भी है और उसके साथ साथ ये मॉनेटरी बेनिफिट्स भी हैं। एग्जैक्टली, मॉनेटरी तो, बट ऑब्वियसली डिपेंड्स जी। हर बंदे, पर्सन टू पर्सन। अच्छा सर, मैं आपकी जर्नी जानना चाहूँगा कि आपकी बेसिक स्कूलिंग कहाँ से है? आपने लॉ भी जैसे किया हुआ, LLB किया हुआ है, तो कहाँ से आपने अपनी डिग्रीज़ कंप्लीट की, तालीम कहाँ से कंप्लीट की, फिर सियासी करियर थोड़ा बहुत वो कैसे, उसमें आप कैसे दाखिल हुए? देखें, मैं अगर आपको बताऊं कि मेरी जो अर्ली एजुकेशन थी वो हॉस्टल में थी, KN अकेडमी मलीर में। सो हम 3 कज़न्स थे हमारे KN अकेडमी में। 2 मुझे छोड़ के चले गए, मैं अकेला पढ़ता रहा। फिर मैंने भी वहाँ से छोड़ दिया। फिर उसके बाद फिर मैं पाक तुर्क इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, 7th एंड 8th ग्रेड मैंने वहाँ पे तालीम हासिल की। थोड़ी बहुत मुझे टर्किश लैंग्वेज भी आती है। उसके बाद फिर मैंने O लेवल सिटी स्कूल PF चैप्टर से की, A लेवल्स द लाइसियम स्कूल से की। फिर मैं 2013 में यूके की तरफ रवाना हो गया। वहाँ पे मैंने बैचलर्स LLB ऑनर्स वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी से की और बारेट लॉ लिंकन इन्स और BPP हॉलबर्न से किया। अच्छा सर, आपने ये तो बता दिया कि, और आपने एक सवाल ये भी पूछा था कि मैंने सियासत का आप स्टार्टिंग पॉइंट पूछना चाह रहे थे। 2015 में जब मैं यूके में पढ़ता था तो एक हमारे हैं मिट्री कम्युनिटी, मिट्री एरिया में एक कम्युनिटी है रिड, उन्होंने मेरा पहला जलसा किया था 2015 में। तो जब मैं गया तो पहले मैंने इंग्लिश में तकरीर की, फिर उर्दू में की, फिर सिंधी में की। तो आपको पता है यंग ब्लड होते हैं तो हर किसी का अपना जोश होता है, जज्बा होता है। उसके बाद फिर 2015 से मेरी वहाँ पे सियासत शुरुआत हुई। 2016 में एक इवेंट किया, 17 में किया, 2018 में आई वाज अंडर एज, आई कुडंट कंटेस्ट इलेक्शंस, बट मैं कैंपेन में था अपने फादर के साथ। फिर 2024 में यहाँ अभी मैंने खुद कंटेस्ट किया। 2022 में फ्लड्स में मैं था, 2020 के कोविड में मैं था। तो बहुत ग्रास रूट लेवल पे मैं काम कर चुका हूँ। अच्छा सर, 26वीं तरमीम के बाद हम ये चीज़ देख पा रहे हैं कि मोस्टली जो जजेस या अटॉर्नी जनरल्स हैं, दे बिलोंग टू अ सर्टन पार्टी, एंड लकीली शायद वो आप ही की पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं ज़्यादातर। तो इन फ्यूचर क्या हम ये चीज़ देख सकते हैं कि आप भी सर्व कर रहे हो इन कैपेसिटी ऑफ जज या अटॉर्नी जनरल? जज बनने के लिए मुझे अपनी मेंबर ऑफ़ द पार्लियामेंट की सीट छोड़नी पड़ेगी और मैं इसमें ज़्यादा खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसमें हम अपने गरीब तबके की हेल्प ज़्यादा कर सकते हैं। सो आई वुड स्टिक टू पॉलिटिक्स।
नहीं, वो तो ऑब्वियसली अभी एक टाइम भी है, अभी 45 साल, तो आई थिंक अब 40 ईयर हाई कोर्ट मिनिमम में, एज। हाँ जी बिल्कुल। बट डोंट यू थिंक कि जजेस कैन हेल्प पीपल एज वेल? नहीं, मैं नहीं समझता। जज सिर्फ राइट डिसीजन दे सकता है, केस की नौयत देख के फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जाते हुए इंसाफ दिला सकते हैं। काम तो कुछ नहीं कर सकते, काम तो सियासतदान ही करेंगे। अब देखते हैं, हम रोड्स बनवा सकते हैं, हम वाटर सप्लाई की स्कीम दे सकते हैं, तो सियासतदान ज़्यादा काम के है। सो आपको लगता है कि मतलब जो जजेस हैं वो इंसाफ करते हैं आजकल के सिचुएशन के हिसाब करना से? चाहिए। अब करते हैं या नहीं? करते होंगे यू आर वो नॉट तो। श्योर? मैंने नहीं, मैंने खुद देखा है, ऑब्जर्व किया है। मेरे हिसाब से करते हैं, कभी कभी इन्फ्लुएंस आ जाता है, बट करते हैं, इंसाफ करते हैं। किस टाइप की इन्फ्लुएंस? फॉर इंस्टेंस नॉट बिफोर वाला, अगर कोई मेरी चेंबर में मेरे साथ कुलीग था, वो जस्टिस बन गया है, तो उसमें अगर किसी को इतना पता नहीं होता, इल्म नहीं होता, तो वो कभी कभी केस भी चला लेते हैं। बट जो एथिकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो कुछ जजेस उसमें साइड ले लेते हैं। मैं सर आपका व्यू जानना चाहूँगा कि ये जो कहा जाता है कि शायद इंस्टीट्यूशंस में जैसे कि जुडिशरी में अब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स ज़्यादा हो रही हैं, सो डू यू थिंक कि ऐसा है किसी हद तक या नहीं? आफ्टर द 26 अमेंडमेंट आप कह सकते हैं, बट मेरी नज़र से कोई ऐसा जस्टिस गुजरा नहीं है कि कोई पॉलिटिकली वो सपोर्टेड हो। जो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दी गई है फॉर 1 ईयर। वो प्रूव करेंगे तो फिर अपनी कैपेसिटी, फिर उसके बाद वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए काम कर सकेंगे। एंड अदर कैपेसिटी अटॉर्नी जनरल्स की? देखिए, अटॉर्नी जनरल तो अब गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। एडवोकेट जनरल हो, अटॉर्नी जनरल हो, वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को अपना मौक़िफ़ देना होता है कोर्ट रूम में। तो मैं समझता हूँ वो तो ऑब्वियसली उसमें इन्फ्लुएंस तो ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर मैं चीफ मिनिस्टर हूँ तो मैं चाहूँगा कि मेरा एडवोकेट जनरल हो, मेरी पसंद का एडवोकेट जनरल हो, जो मेरी गवर्नमेंट को डिफेंड करे। तो ये चीज़ें तो होती रहती है, नॉर्मल है। अच्छा सर, आप एक MPA हैं, MPAs के क्या फंक्शंस होते हैं? आप अपनी डेली रूटीन में बीइंग एन MPA क्या क्या फंक्शंस कर रहे होते हैं? देखें, MPA मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, बेसिकली हमारा काम ये होता है टू लिसन टू द पीपल्स इशू, उनके हल करना। जब असेंबली सेशंस होते हैं तो हम असेंबली में जाते हैं, पहले अटेंडेंस अपनी मार्क कराते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं। उसके बाद कॉल अटेंशन नोटिस होते हैं, रेजोल्यूशंस होती हैं, कोई बिल लेके आता है मेंबर, तो उस पर हम अप्रूव करते हैं या नोस कहते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें होती हैं, बट उसके साथ हमारे पास स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं जिसके हम मेंबर बन सकते हैं, और हम ऑलरेडी हैं, हर MPA होता है मेंबर्स का। मैं यंग पार्लियामेंटेरियन फोरम है जिसमें 55 MPAs हैं सिंध असेंबली के, इंक्लूडिंग 5 मिनिस्टर। मैं उसका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ सिंध असेंबली का। तो ऐसे ही बॉडीज़ काफ़ी हैं जिसमें हम अपना काम कर सकते हैं। मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऑन फूड डिपार्टमेंट भी हूँ। असेंबली में फूड डिपार्टमेंट के आंसर्स मुझे ही देने हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको हम ग्रैब करते हैं। सो फूड डिपार्टमेंट्स के किस तरह के मसाइल होते हैं? देखिए, अगर कोई मुझसे मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट असेंबली के फ्लोर में पूछना चाह रहा है कि सिंध फूड अथॉरिटी क्या काम कर रही है, कितना बजट है, कितना रेवेन्यू है, और उस हिसाब से जो रेड हुआ है अभी फॉर इंस्टेंस किसी भी जगह पे, तो उसका क्या नतीजा निकला, क्या आउटकम हुआ, वीट की बात कर सकते हैं फूड में। तो जो भी क्वेश्चंस होगा, मुझे ब्रीफिंग दी जाएगी फूड डिपार्टमेंट की तरफ से, फिर मैं आंसर दूंगा। अच्छा सर, आपकी जो वकालत की डिग्री है, जो आपने ऑब्वियसली पढ़ा तो आपने पूरा है, ठीक है, आपने प्रैक्टिस नहीं किया वो एक अलग बात, बट आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स यकीनन आपने सारे पढ़े होंगे। इसका आपको बीइंग अ पॉलिटिशियन MPA, इस डिग्री का आपको किस तरह से फ़ायदा होता है जो आपको दूसरों की निस्बत थोड़ी सी बरतरी दे देता है? मे बी देखिए, लीगल नॉलेज वो मुझे ज़्यादा एक आती है समझ में। दूसरी बात ये है कि आप देखते हैं कि हमारे कितने जो भी बिल्स आते हैं असेंबली के फ्लोर में, आई कैन अंडरस्टैंड बेटर उनको। दूसरी चीज़, कोई भी सब कमेटी होती है तो उनको एक लीगल प्रोफेशन का उसमें बंदा चाहिए होता है, वो मुझे डाल देते हैं उसमें। मैं समझता हूँ कि जो एडवाइस के हिसाब से मैं अपने पार्लियामेंटेरियंस को दे सकता हूँ कि इसमें ये करना चाहिए। तो काफ़ी चीज़ें हैं, बट एक्ट में हो या स्टैचू हो या अमेंडमेंट्स हो, तो उसमें मेरी ज़रूरत पड़ती है।
अच्छा सर, हमने टीवीज़ पे अक्सर हम ये चीज़ देखते हैं पार्लियामेंट्स की या असेंबलीज़ की, जब भी फुटेजेस हम देखते हैं कि जब बिल आते हैं तो वो पार्लियामेंटेरियंस बस जाके उसको अंगूठे लगा रहे होते हैं। दे आर, वो उन्होंने शायद पढ़ा भी ना हो, मोशन अभी हुआ हो, और वो बस उनको पहले से पता होता है इसका क्या करना है। आई थिंक दैट इज़ काइंड ऑफ बायसनेस। उसके अलावा हुटिंग भी बहुत देखने को मिलती है, समटाइम तो एक दूसरे को थप्पड़ तक मार दिए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, मेरे दौर में तो सिंध असेंबली में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई हाथापाई हो, कोई असॉल्ट हुआ हो, वायलेंस हुटिंग। हुआ हो। वो तो ऐसे ही इधर से आंख मिलाई उधर से आंख मिलाई, वो पहले से ही होता है। मैं समझता हूँ, देखिए, ऑब्वियसली इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको एक दिन पहले बताया जाता है। जो हमारा ऑर्डर ऑफ द डे होता है उसमें लिखा होता है कि कल क्या होने वाला है हमारे पास, उसमें असेंबली में के सेशन में। तो ऑब्वियसली जो इंटरेस्टेड होते हैं उसको रीड आउट कर लेते हैं। जो कहीं बिज़ी होते हैं तो वो सुबह को हर किसी की सीट पे पड़े होते हैं तो वहाँ पे वो देख लेते हैं। मैं समझता हूँ इसमें आप किसी को ज़िम्मेदार नहीं करा सकते। जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको कैसे ट्रीट करते हैं। अच्छा, आप जब हाज़िरी कितने दिन आपने देनी होती है? जैसे हमारे पास एक जॉब्स नॉर्मली होती हैं, हफ्ते में आपने 5 दिन की। मिनिमम 100 डेज़ हैं इन अ ईयर, जो सिंध असेंबली में असेंबली चलती है। हमारा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम कितने डेज़ उसमें आते हैं। जब जाएँ, जब ना जाएँ। हाँ, अगर कोई आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो हम उनको बता के जाते हैं कि कोई हेल्थ का इशू है या कोई पर्सनल इशू है। वैसे असेंबलीज तकरीबन जो पार्लियामेंटेरियंस हैं अटेंड करते हैं। अच्छा सर, आपके पास आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें कौन-कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप लीड कर रहे हैं, या जिनमें आपका एक किरदार है, आपने वो इनिशिएट किए हों लोगों के लिए? देखिए, जिस तरीके से मैं इलेक्शन कैंपेन में गया था, मेरा 4 पॉइंट एजेंडा था, एक एजुकेशन फॉर ऑल। हम देखते हैं कि हमारे पास स्कूल्स हैं बट उनको रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। स्कूल्स हैं, वहाँ पे टीचर्स की कमी है। हेल्थ सेक्टर में बात करूँ, हमारे खैरपुर में गिम्स हॉस्पिटल है गंबट में, तो मैं चाह रहा था कि हर 3-4 यूनियन काउंसिल्स में एक हेल्थ सेंटर बनना चाहिए। तीसरा मेरा था कि नौजवानों के लिए कंप्यूटर लेबॉर्ट्रीज़, आईटी सेंटर्स, और चौथा था वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स। हमारे पास तहसील कोडिजी, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, एक तो कोडिजी फोर्ट भी है हिस्टोरिकल, और दूसरा वहाँ पे रली बहुत फेमस है, तो हैंडीक्राफ्ट्स हैं। तो इस वजह से वो सेंटर में भी मैंने कहा था कि उसको दोबारा ओपन करवाना है। अभी जो मैं बेसिकली, जो मैंने सीएम साहब को कहे हैं काम, उन्होंने अप्रूव भी किए हैं, वो 8 काम हैं जब से मैं इलेक्ट होके आया हूँ। पहला काम मेरा ये था कि हमारे तहसील में एक रूरल हेल्थ सेंटर है, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि एक दूसरा रूरल हेल्थ सेंटर आप बनाते हैं। वो ऐसा होता है जो तहसील हेडक्वार्टर्स होता है उसका थोड़ा छोटा सा मिनिमल साइज़ होता है, बस में सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, मिनी हॉस्पिटल होता है। तो वो भी सीएम साहब ने अप्रूव किया। दूसरा मैंने कहा था कि गेम्स इतना मशहूर हॉस्पिटल है, हमारा जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, आप उसको टेक ओवर करा दें गेम्स के हाथों, तो वो भी अप्रूव हो गया। वो मैंने बजट स्पीच में लास्ट ईयर भी कहा था। तीसरा मेरा था डिजिटल लाइब्रेरी। ऑब्वियसली हमारे पास कोडिजी म्यूज़ियम भी है, उसके फ्लोर पे मैंने कहा था कि अगर डिजिटल लाइब्रेरी हो जाती है तो वो भी ज़्यादा बेहतर है। चौथा मेरा जो काम था वो था कोडिजी फोर्ट का रिजॉर्ट। फॉरेनर्स आते हैं, डिग्निटरीज आते हैं, तो रिजॉर्ट होगा तो एक उनको एक एडिड बेनिफिट होगा। पांचवा मेरा था कि जो टीचर्स हमारे पास प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैं, जो 40 अबव जिनके मार्क्स हैं, वो जो पास हुए हैं, तो हमारे तहसील कोडिजी में 44 तक अभी तक सीट्स हैं जो सारी फिल्ड अप हो गई हैं। जो 40 to 44 वाले हैं वो 135 टीचर्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू द STR रेशो कि 40 स्टूडेंट्स पे एक टीचर होता है। तो वो भी सीएम साहब ने कहा है कि मैं इसमें कुछ आपकी हेल्प कर सकता हूँ। छठा मेरा जो काम था वो था स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। हमारे पास एक टाउन है कमेटी कुंभ, बहुत मशहूर है, तो वहाँ पे मैंने कहा कि ऑब्वियसली एक यंगस्टर्स के लिए कुछ तो चीज़ें आप करेंगे, पार्क छोटा सा होना चाहिए, उसमें फैसिलिटीज़ होना चाहिए। तो लास्ट ईयर तो बजट नहीं था, इस दफ़ा उम्मीद है कि वो काम हो जाएगा। और जो 7th और 8th जो मैंने सीएम साहब को काम कहे थे वो फ्लड से रिलेटेड कहे थे। हमारे पास एक पंपिंग स्टेशन बनना चाहिए ताकि पानी घरों में ना रहे। और जो दूसरा 8वां वाला था वो बंद था, कोर्टी बंद। एक हमारे पास ऐसी चीज़ है कि ऑब्वियसली जब फ्लड्स आते हैं तो पानी रुक जाता है, तो बंद होगा तो वो कंट्रोल करेगा उस जगह को, पानी को, वो घरों पे नहीं जाएगा। तो ये बेसिकली 8 चीज़ें थी, मैंने सीएम साहब को कहा, अप्रूव की, और यही 8 चीज़ें मैंने अपनी बजट स्पीच में लास्ट ईयर में कही थी। अच्छा सर, आपने कहा कि फंड्स की इस बार कमी थी लास्ट ईयर फॉर सर्टेन प्रोजेक्ट्स। अच्छा,
मैं आपसे आज जानना चाहूँगा कि हम गवर्नमेंट के जब फंड्स देखते हैं तो छोटे से काम के लिए भी बजट बहुत बड़ा होता है। यानी अगर मुझे एक पेन चाहिए होगा जो मुझे मार्केट से शायद 10 रुपए में मिल सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का टेंडर इसमें 110 रुपए का होगा। मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखिए, लास्ट ईयर हमें बजट इसलिए नहीं मिला क्योंकि जो 2022 में फ्लड आया था उसमें काफ़ी काम हमारे रुक गए थे। तो उनको कंप्लीट करने के लिए हर पार्लियामेंटेरियन का बजट वहाँ पे यूज़ हुआ। इस दफ़ा भी हमें कह रहे हैं कि बजट देंगे, बट अभी तक कुछ पता नहीं है कि मिलने वाला है या नहीं होने वाला है। जो आपकी बात है कि गवर्नमेंट का रेट ज़्यादा क्यों होता है, कम क्यों होता है, वो तो उनसे पूछे ना जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, वो आपको बेटर बता सकते हैं। वो आपको बेटर बता सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट का रेट हम कोशिश करते हैं कि जितना कम हो तो उतना बेहतर हो, ताकि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो। नहीं, बट आप भी मिनिस्टर्स भी होते हैं, आप ही में से पार्लियामेंटेरियंस में से आप ओवरसी भी कर रहे होते हैं, आपके वो कमेटियाँ भी होती हैं, आप मेंबर भी होते हैं कमेटियों के। मैं जेन्युइनली फाइनेंस डिपार्टमेंट के हाथ में। हाँ, बट मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा वजह क्या है, अंदर की बात जानना चाहूँगा। मैं आपको बाहर की बात बता देता हूँ। ऐसा कुछ है नहीं। अगर यकीन करें, हम भी कभी जाते हैं अपने हलके में तो हम कॉन्ट्रैक्टर को कहते हैं कि ये स्कीम है हम लेके आए हैं, तो इसमें इतना मटेरियल होना चाहिए। तो वो कहते हैं गवर्नमेंट रेट है हमारे पास, दूसरी चीज़ें होती हैं, क्योंकि सिंध रेवेन्यू बोर्ड भी इसमें आ जाता है, वो टैक्स कलेक्ट करते हैं हर चीज़। तो काफ़ी इश्यूज़ होते हैं इस चीज़ में, बट अलबत्ता क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ हम नहीं करने देते। आप चेक करते हैं खुद, मतलब पार्लियामेंटेरियन खुद। अच्छा सर, जब प्रोजेक्ट्स होते हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स हो गए, इनमें एक एमपीए उसका क्या रोल होता है? वो उसको कैसे, क्या वो सैंक्शन कराता है ये सारी चीज़ें, क्या वो इन सारी चीज़ों को ओवरसी कर रहा होता है, या क्या रोल क्या होता है? देखें, जैसे मैंने आपको अभी काम बताया कि मैंने जो सीएम साहब ने अप्रूव किए हैं मेरे, फॉर इंस्टेंस, अब फाइनेंस डिपार्टमेंट बजट रिलीज़ करेगी। अब जब वो काम शुरू होंगे तो मैं खुद मॉनिटर करूँगा, वहाँ पे जाऊँगा, क्योंकि मैं अपने हलके तो हर 15 दिन जाता हूँ, तो मैं वहाँ पे खुद ऑब्जर्व करूँगा कि कौन सी इसमें बढ़तरी आ सकती है, कौन सी इसमें चीज़ हैं जो हम लैग कर रहे हैं। ये खुद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमने अडॉप्ट भी किए हैं 2 स्कूल्स अपने तहसील में, तो हम तो चाहते हैं कि जो लोगों हम पे भरोसा करती है, हम पे ट्रस्ट करती है, उन पे हम उनकी उम्मीदों पे उतर आए। अच्छा सर, एक और चीज़ हमें न्यूज़ पे भी सुनने को मिलती है कि एम्बेजलमेंट हुई फंड्स की, फंड्स में खुर्द-बुर्द हो गई। जैसे अभी हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे, एक 10 रुपए की चीज़ 110 रुपए में आई, बीच में बहुत सारे हिस्से होते हैं, ऐसा हमें सुनने में आता है। मैं कोई दावा नहीं कर रहा, तो इसमें कितनी हद तक सदाकत है? देखिए, जो हमें फंड मिलता है उसमें 0% इधर उधर हो सकता है, क्योंकि देखिए फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमें मिलता है, अगर कहते हैं बजट में कि हर एमपीए को 500 मिलियन का मिलेगा बजट फॉर 1 ईयर या 2 ईयर, जो भी, तो जो मुझे मिलेगा मैं उसकी स्कीम्स दूंगा कि मुझे पानी चाहिए इस विलेज में, मुझे ड्रेनेज चाहिए इस विलेज में, मुझे रोड की ज़रूरत है इस टाउन में, तो वो चीज़ें सेंशन बजट उसमें हो जाएगी। अब वो अपने हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्टर रखते हैं, हमें बस काम चाहिए। यानी वो बजट आपके हाथ में कभी भी नहीं मेरी आता? बजट नॉट इवन सिंगल पेनी, वो हमारे हाथ में है ही नहीं। यानी आपको सिर्फ अलॉट कर दिया गया कि आपके पास 500 रुपए की गुंजाइश है, आप इसमें जो चीज़ें करें, और उनको सबमिशन हमें देनी पड़ती है। वो P&D डिपार्टमेंट है और फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसमें हम वो अपनी स्कीम्स देते हैं फॉर इंस्टेंस, फिर वो ही खुद मॉनिटर करते हैं सारा कुछ। अच्छा, जैसे आपने कहा कि फंड्स आपके पास नहीं आते, आप एक लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं वो, मैं एक वो भी जानना कब का वो नहीं, आपने कहा ना कि वो डिसाइड करते हैं कि किसको कॉन्ट्रैक्टर रखना है, किसको। वो इनकी एक एप्लीकेशन है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स अप्लाई करते हैं, जो सबसे कम बिड देता है उसको मिलता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अच्छा, वो ऑनलाइन है। हाँ, एक मैं जो मार्केट में, जो मैं मार्केट बोलूँगा इसको, ये जो आवाम के दरमियान चीज़ें पाई जाती हैं, मैं वो सवाल आपसे जस्ट रख रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और कही जाती है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो शायद सियासतदानों के या गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनके रिश्तेदार होते हैं नॉर्मली। इसमें कितनी हद तक सदाकत? काश हो जाए, पर हमारे पास ऐसा कोई सीन नहीं है। देखिए, मैंने आपको कहा कि अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, कोई भी बिड लेस देगा उसको मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट, उसको काम करना है। क्वालिटी पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर कहीं आउट ऑफ सिटी से कॉन्ट्रैक्टर आते हैं तो वो भाग जाते हैं जल्दी, तो इसलिए हमें ये भी एक दर्द होता है कि ऑब्वियसली कोई ऐसा ना हो, कोई मटेरियल मिसयूज़ ना हो या क्या हो, बट हमारी पूरी कोशिश होती है और ख्वाहिश भी होती है कि यहाँ पे जो हमारे डिपार्टमेंट्स के जो इंजीनियर हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उनको हम साथ बिठा के हम कहते हैं कि हमें काम से मतलब है,
तो ऑब्वियसली मैं एज ए यंग पार्लियामेंटेरियन आया हूँ, तो मेरी तो कोशिश होगी कि काम अच्छा हो। तो डिफरेंट सियासतदान की डिफरेंट सोच होती है। इंटरनल इन्फॉर्मेशन का भी तो होता है कि किसने कितनी बिट दी है, आप उससे कम दे दें, इस नहीं, तरह के ऐसा कोई नहीं हो सकता। वाकयात कभी आपके ऑनलाइन सामने हो गया है ना, मैं आपको वही बता रहा हूँ। ऑनलाइन आप देखते हैं आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। अच्छा सर, सारे सियासतदान वादे करते हैं इलेक्शन कैंपेन के दौरान, और लोगों का ये कहना है कि वो उसके बाद वापस कभी आते नहीं हैं या अपने आप को वोटर्स के सामने अकाउंटेबल नहीं रखते। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप अपने आप को वोटर्स, अपने जो आपके वोटर्स हैं, उनके सामने कैसे अकाउंटेबल करते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि 1 महीने में मैं 15 to 20 डेज़ अपने हलके में होता हूँ, खैरपुर कोटिची में। वहाँ जब मैं जाता हूँ 1 हफ़्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, तो वहाँ पब्लिक के साथ ही होता हूँ। तो उसमें मैंने आपको बताया कि कंडोलेंसेस भी होती हैं, वेडिंग्स भी होती हैं, टी पार्टिंग भी होती है। कोई पीपल्स पार्टी में जॉइन करना चाह रहा है मेरे हलके में, उसकी शमूलियत भी होती है। दूसरे लोगों के जो इश्यूज़ हैं वो भी हम सुनते हैं और उनके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो यही होता है। अकाउंटेबल वो मुझे करेंगे 5 साल के बाद, जब इलेक्शन का टाइम आएगा। वो पूछेंगे कि सर आप क्या काम कर सकें उस हिसाब से। बट जिस तरीके की हमारी एक पॉलिटिकल हिस्ट्री चलती आ रही है, तो कोशिश हमारी यही रहती है कि जो लोगों के हम पे हैं, हमारे प्रोमिसेस हैं, वो उनको फुलफ़िल किया जाए और कुछ बेहतरी लाई जाए सके अपने तहसील में। अच्छा सर, एक और चीज़ हमें अक्सर देखने को मिलती है, ये तो मैंने पर्सनली देखी भी है, कि जो पॉलिटिशियंस हैं या हाई प्रोफाइल लोग हैं, आम बंदा उन्हें एक्सेस नहीं कर सकता, यानी कि उनके गार्ड्स दरवाजे पे ही उस बंदे को रोक देंगे। तो आपके वोटर्स किस तरह से आपको अप्रोच कर सकते हैं? ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि पर्सनल लाइफ भी है इंसान की, हुँ। नहीं, बैलेंस। मेरी कोई पर्सनल लाइफ़ नहीं है, क्योंकि मैं अभी तक सिंगल हूँ। और दूसरी बात ये है कि मेरे पास तो लोग 12 बजे भी आते हैं, कराची में मिलने आते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो आ रहा है उसको मैं वापस कभी भी नहीं भेज सकता, क्योंकि उसका कोई भी इश्यू हो सकता है, चाहे मेरे से हल हो या ना हो, बट ऐसे किसी को नहीं भेज सकते। मेरे पास आप कभी आएँगे फेस बदल के, तो आप खुद आइडिया हो जाएगा आपको कि किस तरीके से आपकी मेहमान नवाजी होती है, किस तरीके से आपको बिठाया जाता है। वेरी वेल ट्रेंड स्टाफ है मेरा कराची में और खैरपुर में, दोनों जगहों पे। जो खैरपुर में मेरा मीटिंग टाइम होता है वो होता है 11 से 3 बजे। 3 बजे के बाद फिर मैं जाता हूँ पूरी यूनियन काउंसिल्स में, वहाँ पे विज़िट पे जाता हूँ रोज़ाना। वहाँ पे ही है, मैं घर पे बैठ नहीं पाता। घर पे मैं आता हूँ रात के 12 बजे के बाद, फिर वहाँ सो जाता हूँ, सुबह के 9 बजे दोबारा उठ जाता हूँ। कराची में थोड़ा डिफरेंट है। कराची में अगर हम 2 बजे भी सोते हैं तो यहाँ 10 बजे उठ जाते हैं। यहाँ लोग आते हैं 12 बजे, साढ़े 11 बजे, फिर यहाँ पे 2 बजे तक उठते हैं, फिर असेंबली होती है, असेंबली चले जाते हैं। अगर किन दोस्तों का मिनिस्टर में कोई काम होता है तो सीधा सिंध असेंबली पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर उनके हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ शाम को भी आते हैं, यहाँ रात को भी आते हैं। सो सबसे आप पर्सनली मिलते हैं या पर्सनली आपके पास कोई स्टाफ है जो नहीं, बैठा हुआ है? पर्सनली लोग जो भी होते हैं वो मेरे स्टाफ को कोई काम बताता ही नहीं है, वो मुझे ही डायरेक्ट बताते हैं। अच्छा सर, आप जो लास्ट हमने इलेक्शंस भी देखे, बहुत उनके अगेंस्ट क्रिटिसाइज भी हुआ। हम सिंध की एंड ओवरऑल पाकिस्तान की बात करते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में फ्री फेयर इलेक्शंस होते हैं या हुए हैं कभी? देखें, आपने कहा कि एक जो अभी इलेक्शन हुआ था तो उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई थी। नॉट सिंगल इलेक्शन, हम जनरल बात करते हैं, कोई मैं स्पेसिफिक बात एक नहीं बात करते। ऐड करना जी चाहूँगा। जी। मेरा पहला इलेक्शन था। उसको क्या कहते हैं जो डायमंड का पहनाते हैं आपके हेड पे, क्राउन। ताज। क्राउन, ताज। 7 क्राउन्स मुझे इस इलेक्शन में लोगों ने पहनाए, डायमंड के। गोल्ड डायमंड मिला के। तो ऑब्वियसली मैंने तो किसी को कहा नहीं था कि मुझे पहनाओ, क्योंकि हम पहनते हैं 5 मिनट के लिए, फिर किसी और को दे देते हैं जो ज़्यादा हकदार हो। क्योंकि मैं तो हर वक्त नहीं पहन सकता ना भाई, जो जिसको ज़रूरत हो। तो मैंने, जो हमारा पीपल्स पार्टी का पुराना वर्कर था, उसने 40 साल दिए हैं पार्टी को, एक उसको दिया। और एक दूसरा था जो बेनज़ीर साहिबा जब आई थी तो उसके भाई की शहीद हुए थे, तो एक उनको दिया। ऐसे ही देता गया लोगों को, तो हमें कहीं रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ा। जो आपका दूसरा सवाल है कि जो इलेक्शंस होती हैं फ्री एंड फेयर होती हैं, देखें आपके पास क्या हल है, सॉल्यूशन क्या है। मैं यहाँ पे इलेक्शंस होती हैं 9 till 5, कभी कभी 6 भी बज जाते हैं। इलेक्शंस तो होती रहती हैं, और ऑब्वियसली इस दफ़ा पूरा प्रॉपर ईसीपी ने जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाए थे, उसमें कुछ लोग थे जिनको शिकवा थे
वो गए हैं ट्राइब्यूनल में, बट अलबत्ता मैं समझता हूँ 85% इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होते हैं। बिल्कुल मतलब इन होते हैं। हिस्ट्री भी पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर होते रहे हैं। हमेशा नहीं, कभी होते हैं कभी नहीं होते। मैं इस इलेक्शन की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस इलेक्शन को थोड़ी गहरी नज़र से देखा है। मेरी नज़र से सिवाय कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं कराची की उनको छोड़ के और लाहौर की उनको छोड़ के, बाकी तकरीबन हर जगहों पे सही हुआ और इलेक्शन। वो जिन पे फेयर इलेक्शन नहीं हुआ उन पे कौन जीता है? अब मुझे क्या पता, कोई ना कोई तो जीता होगा। आप सियासत में तो नहीं, अब मेरी तो सबसे दोस्ती है ना, मेरी तो आप सारी पार्टियों से दोस्ती है, फिर कुछ नहीं, दोस्त मैं नाराज हो पार्टी की जाते हैं। बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ। तो कैंडिडेट्स अब बहुत है, मैं किन किन का नाम लूँ, मुझे याद थोड़ी है, बट अच्छा सर, एक और चीज़ हमें सुनने को मिलती है फोर्स वोटिंग के, शायद लोगों के शनाख्ती कार्ड इकट्ठे करके वोट्स डाल दिए जाते हैं, या लोगों को इन एनी कैपेसिटी शायद पैसे दे के या किसी भी मीन्स से उनको इन्फ्लुएंस करके एक वोट अपने हक में डलवाया जाता है। इसमें कितनी सदाकत है? देखिए लोग समझदार हैं, वो इलेक्शन के टाइम अगर आप उनको पैसे दे के कार्ड्स ले लेंगे, आप वोट डाल देंगे, ऐसी बात मैं उस पर नहीं समझता। लोग देखते हैं आपकी परफॉर्मेंस, लोग देखते हैं कि आप 5 साल में उनके पास कितनी दफ़ा आए, लोग देखते हैं कि अगर हम आपके पास हैं आपने कैसा ट्रीट किया हमें। क्योंकि मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, जब आप इलेक्शन कैंपेन में जाते हैं तो काफ़ी वहाँ पे वीडियोस भी बनते हैं, काफ़ी लोग रिजिस्ट भी करते हैं, बट जब भी हम जाते हैं तो हमें लोग अजरक, टोपी, टर्बन, पटका, ये क्राउन पहनाते हैं, तो इसका कोई कोई वजह होगा ना। मैं हमेशा एक लाइन कहता हूँ अपने लिए, मुझसे कोई एक दफ़ा भी मिलता है तो वो मेरा हो जाता है। तो इसमें आपको सदाकत कुछ ईयर्स के बाद, कुछ दिनों के बाद पता चल जाएगी। बट ऑब्वियसली देखिए, मेरे पास कोई भी आता है, मैं किसी का दिल नहीं दुखाता, पहली बात, उनको नाराज़ नहीं करता। जो मेरे पास होते हैं वसाइल में इसको फुल यूज़ करके कोशिश करता हूँ कि उनका काम हो जाए किसी तरीके से। जो आपकी कार्ड्स की बात है, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में तो नहीं होता, अलबत्ता शायद किसी और में होता हो। अच्छा सर, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ही डेमोक्रेसी को, हमेशा उनका मंशूर रहा है डेमोक्रेसी में। सो डू पीपल्स पार्टी हैव इंटरनल डेमोक्रेसी? ऑब्वियसली इलेक्शंस होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अभी इलेक्शन हुआ है रिसेंटली, बिलावल साहब को हमने चेयरमैन, जो उनके मेंबर्स हैं उन्होंने अपॉइंट किया है। जब बेनज़ीर साहिबा शहीद हुई थी तो आसिफ अली जरदारी साहब ने सी जो हमारा असेंबली सेशन था उसके सामने बिलावल साहब को एज अ चेयरपर्सन नॉमिनेट किया था, खुद को चेयरपर्सन हुए थे। हमारे जो भी इश्यूज़ होते हैं वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ होती है, वहाँ पे होते हैं। उसमें प्रेसिडेंट या चेयरमैन का इतना पावर नहीं होता जितना मेंबर्स का होता है। जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फैसला करती है वही पूरी पार्टी फैसला करती है। इसमें आपको बताता चलूँ, इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च हो उसमें भी वो फैसला हुआ था जो पार्टी ने किया। 26th अमेंडमेंट हो उसमें भी पूरी पार्टी ने, मेंबर्स ने, अरकान ने, सब ने फैसला किया। तो सबकी चलती है पार्टी में। सर आप 26 अमेंडमेंट को सपोर्ट करते हैं, वाई? देखें, इसमें मैं पूछना चाह रहा हूँ बुराई क्या है? 26 अमेंडमेंट में बुराई क्या है? मैं बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं बट एक बुराई उसमें, आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का जो चीफ आर्मी स्टाफ चूज करते हैं वो टॉप 5 में से एक चूज करते आई एम हैं। नॉट कंसर्न विद दैट। हाँ। मैं उसमें, आपने मुझसे पूछा एक बुराई में, एक बुराई आपको बता दूँ, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। हम वकला बरादरी एक अरसे से उन चीज़ों की डिमांड कर रही है, बट जो जुडिशरी का पिक एंड चूज़ एंड चीफ जस्टिस का पिक एंड चूज़ की एक आपको दे दी जाए कि आप पार्लियामेंटेरियंस या पॉलिटिशियंस एक चूज़ कर सकते हैं और वो जजेस पाके बैठेंगे, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी डोंट यू थिंक कि वो अंडरमाइन होगी? या इससे एक सर्टेन प्रिंसिपल अगर हम रख दें कि सीनियर मोस्ट जज जो है वो चीफ जस्टिस बनेगा, जो कि बनता आया है, एक प्रिंसिपल चल रहा है, उसमें कोई इशू नहीं था। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी आप जस्टिस बने हुए हैं, ठीक है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको सडनली चीफ जस्टिस बनाया जाता है, तो आप इन्फ्लुएंस क्यों होते हैं? अगर कोई आप पे मेहरबानी कर रहा है तो आप इन्फ्लुएंस क्यों होते हैं? आप तो जिस तरीके से आपका करियर आप उसको कंटिन्यू करें, तो मसला आप में भी तो है ना। नहीं, मसला जो चीफ जस्टिस है उसमें नहीं होगा, मसला दूसरों में होगा जिनको आगे चीफ जस्टिस बनना है। तो वही मैं बात बता रहा हूँ ना। अगर फॉर इंस्टेंस मैं इंटरेस्टेड हूँ,
मैं चाहता हूँ चीफ जस्टिस मैं बनूँ, तो मैं भी जस्टिस तो हूँ ना, तो मैं अंडरमाइन कर रहा हूँ अपनी चीज़, अपनी जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, अपनी जो फेयरनेस है केस डिसाइडिंग में, तो फॉल्ट मुझ में भी है कहीं पे होगा ऑब्वियसली। अगर मुझे कल कोई कहते हैं कि मैं आपको चीफ मिनिस्टर बनाता हूँ और मैं हामी भर देता हूँ जबकि मुझे पता है कि मैं एलिजिबल भी नहीं हूँ, तो ये मेरे साथ भी नाइंसाफ़ी होगी, इदारे के साथ भी नाइंसाफ़ी होगी। बट हु केयर्स, अगर मुझे बनाया जा रहा है, आज मुझे अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कोई ऑफर करे मैं तो बन जाऊंगा, ऑल्दो आई एम नॉट एलिजिबल। बट एलिजिबल आप नहीं हैं, आप बन भी जाते हैं, बट उसका लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान होगा। आप आउट ऑफ कंट्री जाएंगे, वहाँ पे आपको ज़्यादा इशू होगा। अब यहाँ से जैसे ही आपकी एज लिमिट पूरी होगी फिर बहुत मसला होगा। ठीक है, बट एक टेन्योर तो मैंने एंजॉय कर लिया ना। देखिए मेरी अलग पहचान है, मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ मुझे मिले इज्जत से मिले, वो नहीं मिले। आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ। कल हमारे पास जेल का इंसिडेंट हुआ, कैदी भाग गए। एक कैदी की अम्मी आती है, कहती है कि मैंने अपने बेटे से पूछा कि आप रिहा हो गए, उन्होंने कहा नहीं, ज़िलज़िला आ गया, मैं वहाँ से भाग के आ गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको वापस छोड़ने आई हूँ। तो एक ज़मीर भी होता है, तो अब ज़मीर को परचेस करना, अब वो हर मेरे ऊपर है कि मैं इसको कितना वैल्यू रखता हूँ। वो तो सर एक कैदी की अम्मी थी ना, बाकी जितने भागे उनकी अम्मियाँ तो वापस लेके नहीं आई। तो सो एक एग्जाम्पल दिया ना मैं आपको, लेकिन मेजोरिटी तो रूल टीवी ने एक को ही दिखाया, सबको नहीं दिखाया। जो अच्छा काम करेगा उसको दिखाया जाएगा। अच्छा सर, ठीक है, आपके अपने वो होंगे पॉइंट्स। नहीं, हमने देखे जो 26 अमेंडमेंट है, एग्जैक्टली ये लीगली है। हाँ लीगली, हाँ, अब ये तो असेंबली ने अप्रूव किया है, सेनेट ने अप्रूव किया है, इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ठीक है, रूल ऑफ लॉ की अगर बात करें हाँ। उसमें भी बहुत सारी डॉक्ट्राइन्स हैं, तो किसी हद तक ठीक है, बट हम थोड़ा सा हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मैकेनिज्म पे हम हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू, हर किसी का इट इज point of नॉन view। पॉलिटिकल, मैं हाँ। पॉलिटिकल नहीं, पार्टी मैं या generally उस बात बता बिलीफ रहा में नहीं, बट एक जनरल बात ये है कि वो जिस बिहेवियर में जो काम किया गया है कि उस काम से, उस हाँ, बिहेवियर हर से किसी अच्छा का काम भी बिल्कुल बुरा हो जाता है। अच्छा सर, एक चीज़ बहुत रिसेंट डेवलपमेंट है, मैं उस पे आपका बीइंग पॉलिटिशियन और उससे ज़्यादा बीइंग अ लीगल माइंड में आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा। मिलिट्री ट्रायल्स ऑफ सिविलियन पे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक डिसीजन दिया है कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल हो सकते हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि नहीं हो सकते, अगेन रिव्यू में हो सकते हैं। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दैट, कि होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, बीइंग अ पॉलिटिशियन एंड बीइंग अ बैरिस्टर? मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए। उसकी फुली अपोज करते हैं ऑब्वियसली। जब हमारे पास कोर्ट्स का निज़ाम है तो वहाँ पे ज़्यादा बेहतर है। अगर सिविलियंस को आप मिलिट्री कोर्ट्स में लेके जाएंगे तो उसके इफ़ेक्ट्स बहुत बुरे होने वाले हैं। और इसका मतलब ये है कि आप मिलिट्री कोर्ट्स को यूज़ कर रहे हैं सिविलियंस की उसको अपने पावरफुल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। उस किस मिसयूज़ भी कर सकते हैं उसको आप। तो अपने ही लोग हैं, तो अगर इधर चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है बजाय मिलिट्री कोर्ट्स के। सो बीइंग पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पे क्या स्टांस है? पीपल्स पार्टी इस स्टांस पे खामोश है। अभी हम पाकिस्तान इंडिया की जो इशू हुआ है उसको हम डिफेंड करने यूएसए चेयरमैन साहब गए। तो अभी तक कोई हतमी वो नहीं, वहाँ है। से आएंगे तो फिर देख लेंगे, फिर काफ़ी इश्यूज हैं। अच्छा सर, एक और कॉन्सेप्ट है हॉर्स ट्रेडिंग का। हम देखते हैं कि फ्लोर्स चेंज होते रहते हैं, बहुत बार हुए हैं, उस पर मल्टीपल जजमेंट्स भी हैं सुप्रीम कोर्ट की, कभी वोट काउंट होता है कभी नहीं होता। तो ये हॉर्स ट्रेडिंग कैसे की जाती है? मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि क्यों की जाती है, कैसे की जाती है? मुझे क्या पता हॉर्स ट्रेडिंग कैसे की जाती है। मैं कोई करता हूँ क्या हॉर्स ट्रेडिंग कैसे की जाती है? मतलब आप एक सिस्टम का हिस्सा है तो आपको कुछ आइडिया तो होगा ना कि क्या हमारे पास सिंध असेंबली में हो नहीं सकती, हमारे पास ऑलरेडी अपने मेंबर्स हैं। नेशनल असेंबली में हमें ज़रूरत नहीं है, हम तो एलआई हैं नून लीग के। पहले दौर में होती थी, जब चेयरमैन सेनेट हमारा गिलानी साहब बनने वाले थे तब वो नहीं बन पाए थे। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। ऑब्वियसली रात को मीटिंग्स होती होंगी, कुछ डिस्कस होता होगा, उसके बाद फिर मेंबर्स। अब तो मेरे ख्याल से कोई जजमेंट भी है जिसमें अब वोट काउंट नहीं होता है। अब रिसेंटली आई थिंक वापस हो रहा है, पहले नहीं होता था, अब रिसेंट में हो रहा है। चलो हो ना हो बट अच्छा, आप इस पे क्या कहते हैं, होना चाहिए वोट? नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली। मैंने क्या कहा आपको, ज़मीर की बात है कि मैं इसको कितने पे सेल करना चाह रहा हूँ, सेल कर भी रहा हूँ, नहीं कर रहा। अगर आप कल मुझे कहते हैं कि मैं आपको 10 करोड़ देता हूँ, आप अपना मुझे वोट देते हैं, तो मैं अपनी आवाम के साथ धोखा कर रहा हूँ। अच्छा सर, एक इसमें और एस्पेक्ट भी है ना। आप देखें, आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट हुए हैं, अगर उस इलाके के लोगों की जेन्युइन विश है कि आप यही वोट दें,
बट आपकी पार्टी की उससे अपोजिट विश है, तो क्या आप समझते हैं कि इस नहीं, सिचुएशन में आपको पार्टी की तरफ जाना चाहिए पार्टी या का राइट है, क्योंकि मैं पार्टी की टिकट से लड़ के आया हूँ, तो पार्टी की तरफ मुझे जाना है। तो अवाम की रिप्रेजेंटेशन कुछ भी हो उसमें देखे नहीं है, क्योंकि अगर मैं आज़ाद आता तो फिर मैं अपनी आवाम को देखता। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसी लेजिस्लेशंस हैं, या आपको अगर मौका मिले तो आप कौन सी लेजिस्लेशन लाएंगे या कौन सी लेजिस्लेशन को रिपील सारी करेंगे? लेजिस्लेशन हो चुकी है सिंध असेंबली में, एग्जीक्यूशन का दौर है। इसमें इसमें आई विल गिव क्रेडिट कि सिंध असेंबली के जो चाइल्ड कवानीन, मैरिज एक्ट है वो भी बन चुका है, 2014 का है गालिबन, जो बिलो 18 वाला। अब इसमें देखना चाहिए कि 18 साल से जो कम उम्र जो बच्चियां हैं, उनकी अगर शादी हो तो उनको आप करें ना, पेनल्टीज इम्पोज करें उन पे आप। अच्छा, आपका जो अभी रिसेंट एक बड़ी कंट्रोवर्सी भी चल रही है, आपने जिक्र किया तो मैं इसका भी पूछ लेता हूँ, चाइल्ड मैरिज एंड रिस्ट्रेंट एक्ट। डू यू रियल थिंक कि चाइल्ड मैरिज या किस एज में शादी होनी चाहिए, ये पार्लियामेंट का डोमेन होना भी चाहिए, या एक पर्सनल चॉइस पे बंदे को छोड़ देना चाहिए? मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ। जो चाइल्ड मैरिज एंड रिस्ट्रेंट एक्ट है, ये अंग्रेज़ के दौर का है, आई थिंक 1929 में, और इस दौर में बना था ये, इससे भी शायद पहले का। उसमें पहले ये एज थी 9 साल, देन उसको 11 की गई, 13 की गई, 15 की गई, 17, अब 18, 16, 18 इस तरह से की गई। इंडिया में अगर हम जाएं तो वहाँ पे ये एज 21 है कि 21 साल से पहले आप शादी नहीं कर सकते। तो क्या वाकई में पार्लियामेंट को नंबर्स डिसाइड करने चाहिए कि कितने साल के होके करना चाहिए, या कोई और क्राइटेरिया होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान के आप डायनामिक्स डिफरेंट है, आप दूसरी कंट्री से देखें। यहाँ पे हर दिन कोई ना कोई इशू होता रहता है, हमारे मीडिया पे आता रहता है। अभी भी कल क्या हुआ, 17 साल की बच्ची को कत्ल कर दिया गया फॉर इंस्टेंस। आज जो अक्यूज था वो पकड़ा गया, 22 साल का, उसने कहा कि मुझे इससे शादी करनी थी, शादी नहीं कर रही थी मेरे साथ। तो इसलिए पेरेंट्स को समझाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो 13 साल में भी शादी करा लेते हैं, बालिग हो जाता है तो वो करा लेते हैं, बट मेरे हिसाब से 18 साल इसलिए बेहतर है, मिनिमम एज 18 साल। क्योंकि अगर किसी को इतनी जल्दी भी है तो 18 साल में थोड़ा बंदा मैच्योर हो जाता है। 13 साल में, 9 साल में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बच्चे से कि वो अपनी वाइफ को संभाल सके? एग्जैक्टली, दैट इज़ माई पॉइंट कि उसमें कोई ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए कि जो कॉम्पिटेंसी को जज करे, नंबर्स को नहीं। कॉम्पिटेंसी आप बच्चे के कैसे जज कर सकते हैं? उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो घर कैसे चला लेगा? ये भी तो चीज़ें देखें ना। एग्जैक्टली। अच्छा, मैक्सिमम एज का भी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि यार कोई मैक्सिमम एज भी होनी चाहिए। डू यू थिंक कि कोई नहीं मैक्सिमम एज होनी चाहिए, अभी कैप रखना चाहिए? सबके दिल जवान है, कोई 80 साल में भी शादी करे तो उसको आप रोक कैसे सकते हैं? 4 शादियां तो इस्लाम ने अलाउ की हैं आपको। अच्छा सर, आप नहीं पहले की बात कर रहे थे, बहरहाल आप जैसे कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट होके आते हैं, तो जब भी आप कोई लेजिस्लेशन पे आप अपना वोट दे रहे होते हैं, तो क्या आप अपने वोटर्स की विश को जानना चाह रहे होते हैं, या आप विश को कैसे जानते हैं उनकी कि वाकई में इस लेजिस्लेशन देखिए, में अभी हमारे तो वोटर्स की क्या लेजिस्लेशन विश है? एज सच हमने कोई सिंध असेंबली में कोई पास नहीं की। जो एक शायद हमारा एक्साइज डिपार्टमेंट का था, बिल आया था, वो भी अभी स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा, उसके बाद अप्रूव होगा। तो हम वही, ऑब्वियसली मेरा तो लॉ से ताल्लुक़ है, तो मैं वही देखता हूँ कि जो मेरे हल्के के लिए, पर ऑब्वियसली होता ऐसा ही है। पीपल्स पार्टी के आप जो भी लॉ देखेंगे, वो जो लेके आते हैं बिल्स, बहुत अच्छे होते हैं। वो इनके पास बहुत अच्छे दिमाग वाले बंदे पड़े हुए हैं जो ऐसी सोच लेके आते हैं, तो उस पर अपोज करने की ज़रूरत भी नहीं है। और इवन जो हमारे अपोजिशन है वो भी इसको सपोर्ट करती है बिल्स को, जो कुछ ऐसे अच्छे बिल्स होते हैं। अच्छा सर, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं करप्शन पे, क्योंकि हम जहाँ पे जिस भी डिपार्टमेंट में देखते हैं तो करप्शन भरी पड़ी है। ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि वो गवर्नमेंट का डोमेन है, बट कहीं ना कहीं पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो ओवरसी चीज़ों को कर रहे होते हैं। सो कैसे ख़त्म किया जा सकता है करप्शन को विद इन आवर सिस्टम, और किस हद तक एग्जिस्ट करती है करप्शन? लोग तो काफ़ी चीज़ें बोलते हैं कि कोई भी आपका छोटा सा भी काम विदाउट करप्शन नहीं हो सकता। एंड मैं इसमें कोट करूंगा मलिक रियाज साहब को, वो कह रहे थे कि एक फाइल भी आप एक टेबल से दूसरे टेबल तक विदाउट पैसे दिए आप नहीं कर सकते। तो ख़त्म कैसे किया जा सकता है करप्शन? देखिए, ये ट्रेंड है हमारे पाकिस्तान में कि करप्शन हर जगह पे होती है। ऐसी बात नहीं, कुछ जगहों पे होती भी होगी, कुछ जगहों पे ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी की भी बात है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। करप्शन सिर्फ इसको नहीं कहते कि आप फाइल्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पैसे कर रहे हैं। करप्शन आप उसको भी कहते हैं कि अगर मैं बड़ी गाड़ी में जाता हूँ मैंगोज़ लेने, तो मुझसे ज़्यादा पैसे लेगा, जो बाईसाइकिल पर जाएगा उससे कम पैसे लेगा। करप्शन वो चीज़ भी है। आप इसमें मैं समझता हूँ कि पर्सनल टू पर्सनल एक हमारी होती है कि हम कितना लॉयल हैं अपने ज़मीर के साथ, क्योंकि इस्लाम ने तो हमें हर चीज़ पहले बता
दी गई है वहाँ पे हमारे रिलीजन ने कि आपको ऐसा रहना है, ऐसा रहना है, वो तो हमारी है कि हम कैसे कर रहे हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स में होती भी होगी, कुछ में नहीं होती होगी। और हमारे पास है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिंध असेंबली में, वो ओवरसी करती है हर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज, ऑडिट रिपोर्ट्स आती हैं वहाँ पे, वो जो मेंबर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो वो उनका वो राइट है। अच्छा सर, फिल्मों में जैसे हम देखते हैं कि इंडियन फिल्में ही होती हैं, बट सोसाइटी हमारी सेम ही है, किसी हद तक हम जुड़े हुए हैं, बॉर्डर सारी चीज़ें, कि किसी पॉलिटिशियन के पास निकलते हैं 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, इतना पैसा, तो क्या एक्चुअल में भी एग्जिस्ट करता है सियासतदानों के पास इस तरह के पैसे या नहीं? पता नहीं, मूवीज़ फिक्शंस होती हैं, रियल में शायद किसी के पास निकल जाए तो बड़ी बात है, बट मैं नहीं समझता। ऑब्वियसली देखें, मैं अपनी अगर बात करूं, मैं तो टैक्स पेयर हूँ 2012 से, जब मैं 18 साल का था तब से टैक्स पेयर हूँ। वाइट मनी है मेरे पास। मैं अगर कोई भी चीज़ खरीदूंगा तो बैंक में मेरे पास उसकी रिटर्न्स मौजूद हैं, कहाँ से आ रही है, सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आ रही है। अगर मैंने कोई चीज़ रेंट पे दी हुई है तो उसकी इनकम आ रही है, कोई अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो उसकी इनकम आ रही है, उसके सारे हमारे पास रिटर्न सबमिटेड हैं ऑलरेडी एफबीआर में। तो हमारे पास तो कोई ऐसा सीन नहीं है, बाकी दूसरे करते रहो, उनकी क्या, कौन रोकेगा उनको। इट्स नॉट एक्चुअली अबाउट यू, मैं एक जनरली आप पूछ रहे हैं, पूछ रहा हूँ, बट एटलीस्ट मैं कहना चाह रहा हूँ आई एम इन क्लीन हैंड्स, तो मुझे नहीं, कुछ ऑब्वियसली नहीं। वी अंडरस्टैंड कि आप हाँ। ठीक है, हम आपकी बात नहीं कर रहे। इन जनरल जाहिर है, आप देखें एक सिस्टम में रहते हैं, उसमें हर तरह के लोग होंगे, ऐसे भी हो होंगे। सकते हैं, बट डू यू नो देखिए एनीवन जिसके पास इस तरह का कुछ हो पैसा? देखिए, वो मुझे थोड़ी बताएगा। आजकल भाई भाई को नहीं बताता तो एक दूसरे दोस्त को क्यों बताएगा। आजकल का ज़माना बहुत चेंज है। बट क्योंकि मैंने आपको ऐसी बात की, क्योंकि अगर जो टैक्स पेयर होगा ना, वो इतनी नहीं कर सकता। ही विल बी कॉट इफ ही डज दैट। एक सेगमेंट हमारा है रैपिड फायर्स का, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। रैपिड फायर ऑब्वियसली आई थिंक यू नो कि आपने विदाउट सोचे इंस्टेंटली उसका आंसर करना है। सो आप कहाँ पे ज़्यादा ताकतवर फील करते हैं, अदालत में या फिर असेंबली में? ये ऐसा इतना आपने मुश्किल सवाल पूछ लिया है, मेरे लिए दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पावरफुल कहाँ फील करते हैं? पावरफुल हाँ। अदालत में। हु इज़ द मोस्ट करप्ट, जजेस और पॉलिटिशियंस? दोनों नहीं। पीपल्स पार्टी का सर स्लोगन है रोटी कपड़ा और मकान, वो उन्होंने आगे नहीं बताया लेना है या देना है। सो क्या है, लेना है या देना है? हम तो देते रहते हैं। अभी जो हाउसेस देख रहे हैं 21 लाख घर। लास्ट टाइम आपने कब झूठ बोला था? जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला मैंने। पाकिस्तान को चलाता कौन है, सियासतदान या गायबी मखलूक? आवाम। अच्छा, आपको अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किसी एक शख्स को निकालना हो तो आप किसे निकालेंगे? किसी को नहीं निकालूंगा, सारे ठीक है। क्या आप अगर मंजूर वसान साहब के साहबजादे ना होते तो क्या आप एमपीए होते? शायद नहीं होता, मैं बिजनेसमैन बन जाता, मैं कोई और प्रोफेशन मोस्ट चूज कर लाइकली लेता। होते या नहीं होते? वो मेरी कैपेसिटी, वो मेरी, उसको कहते हैं ना कि मैं कितना इंटेलेक्चुअल हूँ, मेरे पास कैपेबिलिटी कितनी है अपने मनाने के लिए। ऐसे यंगस्टर्स बहुत भी आ रहे हैं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, वो आ रहे हैं, वो सर्व कर रहे हैं। तो मैं आपका सिर्फ ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ, ऑब्वियसली वो तो किस्मत की बात है। फिर भी हो जाता। हो जाते हैं। अच्छा, कौन ज्यादा आजमाता है, सियासत या वकालत? सियासत। किस तरह से? हर 5 साल में जाना होता है, लोगों को फेस करना पड़ता है। आप अदालत में जाते हैं, आपको सिर्फ क्लाइंट को फेस करना है, हमें तो लाखों लोगों को फेस करना है। मेरे हल्के में 4,26,000 लोग हैं पॉपुलेशन। तो ऑब्वियसली आप सबके लिए अकाउंटेबल भी होंगे। सर ऑलमोस्ट हमारा जो शेड्यूल्ड क्वेश्चन है वो तो एंड हो चुके हैं, बट मैं लास्ट पे आपसे जानना चाहूँगा कि आप सिंध के लोगों को या ओवरऑल पाकिस्तान के लोगों को आप रिप्रेजेंट, क्योंकि सिंध की एक कॉन्स्टिट्यूंसी को करते हैं, तो सिंध के लोगों को स्पेशली एंड पाकिस्तान के यूथ को जनरली आप क्या एक पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं नौजवान जो हमारे पास यूथ कंसिस्ट करती है, 65% ऑफ दिस नेशंस पॉपुलेशन है। बिलीव इन वन सेल्फ की जो क्वालिटी है, अपने आप पे यकीन होना और उम्मीद करना कि मैं कर सकता हूँ। आप देखते हैं कि हमारे पास कितने यंगस्टर्स हैं जो हमेशा कुछ करना चाहते हैं, बट उनको पुश की ज़रूरत होती है कुछ करने से पहले। तो मैं समझता हूँ कि अगर कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ हैं किसी के पास तो उनको एग्जीक्यूट ज़रूर करें, आप भी कामयाब बन सकते हैं। इसमें ये नहीं देखा जाता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, इसमें देखा जाता है आपकी सलाहियत। तो नौजवान जो पाकिस्तान के लिए कुछ भी करना चाहते हैं वो आगे आएँ और कंट्रीब्यूट करें इस
प्यारे मुल्क को। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट Thank वाज एन अमेजिंग सेशन एंड होपफुली कि आपको भी Thank you. काफ़ी मज़ा आया होगा इस सेशन में। थैंक थैंक यू, यू वेरी बहुत मच शुक्रिया, वंस अगेन। बहुत शुक्रिया। इफ़ यू हैव इंजॉयड दिस पॉडकास्ट, इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें। और अगर आपके जहन में भी कोई ऐसा गेस्ट है जो आप चाहते हैं कि हम उन्हें बुलाएं, उन्हें इनवाइट करें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस भी ज़रूर दें। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।